पास क्वेश्चन है कि फॉर अ रिएक्शन N2+3H2 फॉर्म्स 2 टाइम्स अमोनिया। अब मुझे पता करना है कि इस रिएक्शन के लिए मैं रेट को किस तरीके से लिखूंगा। तो कल हमने किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होता है डेल्टा C बाय डेल्टा T। यहाँ पे क्या आएगा साइन माइनस का फॉर रिएक्टेंट्स एंड प्लस फॉर प्रोडक्ट्स। किसके लिए? प्रोडक्ट्स के लिए। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो डेल्टा C by डेल्टा T, reactant in case of reactant it would be minus delta N2 by delta T is equals to minus 1 by 3 delta H2 by delta T, and same for the products क्या आएगा 1 by 2 delta NH3 by delta T। तो यहां से मैंने क्या एब्रीवेट किया कि अगर मैं लिखूं कि मेरे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है, आपको पता है डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस दोनों क्या होते हैं आपस में बराबर। तो माइनस डेल्टा N2 by delta T is equals to minus 1 by 3 delta H2 by delta T is equals to 1 by 2 delta NH3 by delta T। और अगर मैं क्वेश्चन में लेके चलूं, ये क्वेश्चन क्या है कि द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है आपके पास कोई X, वो हो रही है चेंज कहां से कहां 1.5 से 0.5 मोलर 8 सेकंड्स के अंदर। निकालना क्या है आपको रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट क्या होगा चेंज इन कंसेंट्रेशन बाय टाइम। तो कितना हमारे पास है 1.5, मेरे पास फाइनल क्या था 0.7, इनिशियल 1.5 by 8, कितना आ गया ये 0.8 by 8 comes up to be 0.1। तो आपके पास माइनस, तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या है माइनस 0.1। अच्छा, अब इसके यूनिट्स क्या होंगे? इसके जो यूनिट्स हैं अगर ध्यान से देखोगे, कंसंट्रेशन क्या होती है मोल पर लीटर, और टाइम क्या आएगा आपके पास सेकंड्स में। यहाँ पे क्या आ गया सेकंड इनवर्स। तो हमें नई बात क्या पता चली कि आपके पास जो यूनिट्स है वो क्या होते हैं मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर मैं इसको थोड़ा सा कर दूं जनरलाइज, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो यूनिट्स ऑफ रेट हैं, क्या चीज जो यूनिट्स ऑफ रेट हैं दे आर इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स। ये तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन यहां पे जो सेकंड है वो चाहे तो हो जाए मिनट्स में, चाहे तो हो जाए आवर्स में। इस कारण से आपको पता नहीं है आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा। ऐसा ही तो आपके पास सेकंड के अंदर होंगे, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कुछ और दिया होगा तो आपको वहां पे टाइम के वो यूनिट्स कंसीडर करने पड़ेंगे जो क्वेश्चन की डिमांड होगी। अब मेरे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रेट के अंदर ही है। मेरे पास दो साइंटिस्ट हैं, एक था वेग एंड सेकंड वाज गुल्डबर्ग। इन लोगों ने आज से करीब 150 इयर्स पहले, टू बी प्रिसाइज 15 मार्च 1864, 15 मार्च 1864 इन लोगों ने हमें दिया था क्या चीज लॉ ऑफ मास एक्शन। उसने हमें क्या बना के दिया लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन हम लोगों को ये कहता है कि द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटीज और कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या चीज कि द रेट ऑफ chemical reaction is directly proportional to the activities। एक्टिविटीज का मतलब जिस भी चीज को हम कंसीडर कर रहे हैं। अब पर्टिकुलरली यहां पे बात सी करते हैं कंसेंट्रेशन की, तो एक्टिविटीज और कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मतलब अगर रिएक्शन है A+B
फॉर्म सी, तो आपके पास जो रेट ए आएगा वो किसके प्रोपोर्शनल है, कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसेंट्रेशन ऑफ बी। आप हमेशा कंसेंट्रेशन को लिखते हो इसमें इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हमें ये बताती हैं कि हम लोग कंसेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, किसी और चीज की बात नहीं कर रहे। तो अब ये तो आ गया मेरे पास ये। अब अगर मैं इस प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा तो मेरे पास एक कांस्टेंट आएगा, वो मेरे पास है के ए टाइम्स बी। अब ये के गैसियस स्टेट वाला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर में के को हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ये मेरा क्या है, रेट कांस्टेंट। और रेट कांस्टेंट को फर्क नहीं पड़ता आपकी क्या कंसंट्रेशन है ए और बी की। जो आपका रेट कांस्टेंट है वो एक पर्टिकुलर होता है पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए। ये अगर पेपर प्रोसेस है तो वहां पे के अलग, किसी और चीज में आपका के क्या होगा, अलग होगा, लेकिन ये के एक ही रिएक्शन में बार बार चेंज नहीं होने वाला। तो ये तो हमारा हो गया लॉ ऑफ मास एक्शन। अब इसके आगे हम और चलते हैं। अगर आपको बाय चांस कुछ ऐसा आ गया कि आपके पास मोल्स जो है वो 1 नहीं है, यू आ गया, तो इस केस में जो आपके पास आपका रेट लॉ है, जो आपका रेट लॉ है, इट विल बिकम प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट बट रेज टू पावर देयर स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट्स। मतलब ए की पावर में उसकी स्टोइचियोमेट्री, बी की पावर में उसकी स्टोइचियोमेट्री बी। यहां से आपके पास रेट क्या आ गया, के टाइम्स ए की पावर ए और बी की पावर बी। तो ये मेरे पास दो तरीके हैं किसी भी क्वेश्चन में ये निकालने के कि आपके पास रेट कैसे होता है, जस्ट लुकिंग एट द कंसेंट्रेशंस। जो हमने पहले रेट पढ़ा क्या था हमारे पास, वो रेट हमारे पास था टाइम के हिसाब से, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कंसेंट्रेशंस की ही बात कर रहे हैं। तो रेट आपके पास दो तरह के हैं, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। जो तो आपका है एवरेज रेट। एवरेज रेट बात करता है कि आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम रेंज के ऊपर, एक पर्टिकुलर टाइम की रेंज के ऊपर की t इक्वल अगर 0 से मैं 8 तक की बात कर रहा हूं, वो एक रेंज होगी ना, उस रेंज के ऊपर आपके पास कितना चेंज आया कंसेंट्रेशन में। तो मतलब ये चेंज पहले के बाद में कितनी और पहले कितनी थी अपॉन लास्ट टाइम और स्टार्टिंग टाइम। तो ये आपके पास क्या हो गया, एवरेज रेट। अब आपके पास रेट हमेशा क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन कोई नहीं है, मतलब उसके पास कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं होता। ये यू कैन से नेगेटिव है उसके पास कभी भी नहीं होता। जो हमने कल भी किया था नेगेटिव साइन, वो बताया था कि वो हमें किस बारे में बता रहा है, वो हमें ये बता रहा है कि आपके पास इस रिएक्शन करते करते कंसंट्रेशन कम हो रही है, पर डायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं थी। अब अगर मैं ग्राफ बनाऊं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, अब आप खुद सोचो कि अगर आपको कोई रिएक्शन हो रही है a प्लस बी गिव्स सी, तो जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्शन शुरू होगी, टाइम बढ़ेगा तो आपके पास रिएक्टेंट्स खत्म होते जाएंगे, आपके पास प्रोडक्ट्स बनते जाएंगे। आगे ना ये आपके पास क्या रिएक्टेंट्स खत्म हो रही हैं, प्रोडक्ट्स बनते जा रहे हैं। इसका मतलब आपके पास ये है कि विद टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वुड डिक्रीज कंटिन्यूअसली, और आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ग्राफ कैसा आएगा, स्लोपिंग ग्राफ आएगा डाउनवर्ड में, ये आपके पास कंसंट्रेशन कम हो रही है टाइम बढ़ने के साथ। तो अगर मैं यहाँ पे दो टाइम मान लूं T1 और T2, अब T1 के लिए एक C1, T2 के लिए एक C2 होगी, तो आपके पास ये जो टाइम इंटरवल के अंदर जो चेंज आएगा वो ये बताएगा स्लोप y2 माइनस 1 और x2 माइनस x1। तो ये स्लोप किसके बराबर है, डेल्टा c बाय डेल्टा t। तो मतलब स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। सिमिलरली अगर मैं लेके चलूं कहां पे, इंस्टेंटेनियस रेट पे, अब आपको पता है, नाम से क्लियर है इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा, कि किसी एक डिजायर्ड टाइम के ऊपर जो आप क्या पता करने चाह रहे हो, आपका रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे रिएक्शन को बिल्कुल एग्जैक्ट स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, तो हम हमेशा यहाँ पे d प्लस टी प्लस dt लेते हैं।
टाइट तो है ही है, कुछ उसके आगे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी टाइट हो सकता है। इस कारण से आप यहाँ पे जब इस ग्राफ को बनाओगे तो यहाँ से बनाओगे टेंजेंट, ये टेंजेंट इस ग्राफ को जिस पॉइंट पे टच करेगी वहां पे कोई टाइम, वहां पे कोई कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे आप मान लो कि आपके पास स्मॉल चेंज आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, डीसी अपॉन डीटी। अब डीसी अपॉन डीटी क्या होगी, रेट भी और स्लोप भी। अब स्लोप आपको पता है किसके बराबर होता है, tan थीटा के, तो tan थीटा इज डीसी बाय डीटी। सिंस स्लोप क्या है, नेगेटिव में है, तो नेगेटिव, तो tan थीटा विल बी नेगेटिव। अगर tan नेगेटिव है मतलब उसका एंगल क्या होगा, 90 से बड़ा, क्योंकि हमें पता है कि पहले क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री में हर एक साइन, कॉस, टेन, कोसेकेंट, सेक और कॉट सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। उसके बाद वो चेंज करते हैं अपने साइंस, तो tan क्या होता है 90 से बड़े में नेगेटिव। इस कारण से क्या शॉर्टी है कि आपके पास एंगल क्या होगा इसमें 90 से बड़ा होने वाला है। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम, इसकी बात करते हैं एग्जांपल लेके। मान लो आपने ले ली है एक क्लोज्ड वेसल, ये आपकी क्या है, क्लोज्ड वेसल। इस क्लोज्ड वेसल में आपने क्या रख दिया, एक पानी का भरा हुआ पॉट। इसमें क्या है आपके पास, वाटर है। क्या लिया आपने, आपने ली क्लोज्ड वेसल, उसमें रख दिया आपने पानी का भरा हुआ पॉट रख दिया। अब ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास ये पानी यहां से क्या होगा, इवेपोरेट। ये पानी यहां से क्या हो रहा है, इवेपोरेट। अब पहला पॉइंट अगर मैं बोलूं तो द वाटर विल इवेपोरेट इन द वेसल। तो अगर आप मुश्किल हो रही है कि इवेपोरेट कैसे होगा, हम मान लेते हैं कि हमने यहां से कोई हीट प्रोवाइड की, नीचे से क्या कि हमने कोई हीट प्रोवाइड कर दी है। अब तो ठीक है, अब यहां से क्या हो रहा है, आपका पानी ऊपर उठ रहा है। अब पानी जब ऊपर वेपर्स फॉर्म में उठेगा तो ये ऑब्वियस सी बात है, वेपर्स आर वार्मर देन द लिक्विड वाटर। जो आपके पास वेपर्स उठेंगे, वेपर्स होंगे गर्म, लिक्विड वाटर क्या होगा, कंपैरेटिवली ठंडा होगा, मतलब कम वार्मर होगा, ठंडा नहीं कम वार्मर होगा। तो एक बार वेपर्स ऊपर उठ गए, मान लो कि वेपर्स इस पूरे कंटेनर में फैल गए। अब जब ये वेपर्स दोबारा से, अब कुछ वेपर्स तो टैंक सब क्या होगा, ये वेपर्स उठते उठते पानी का लेवल भी कम हो जाएगा और वेपर्स पूरे पूरे में फैल जाएंगे। अब मान लो कि कुछ वेपर्स फैलते फैलते क्या कर गए, यहां पे आ गए। अब द वेपर्स नियर द लिक्विड विल टच द सरफेस। अब कुछ आपके पास जो है सरफेस पे आ चुके हैं वेपर्स, जो वेपर्स वो जार में फैल गए हैं ना, तो हर जगह ऑक्यूपाई करेंगे, कुछ इस सरफेस के पास भी होंगे। अब जैसे ही इनको टच करेंगे, जैसे इनको ये टच करेंगे, अब अगर गर्म चीज एकदम से कंपैरेटिवली ठंडी चीज को छुएगी तो इट विल कंडेंस, तो वो क्या हो जाएंगे, कंडेंस, मतलब वेपर से किसमें बन जाएंगे, लिक्विड में। मतलब अगर मैं, कभी आपने देखा होगा कि अगर आप कभी पानी उबाल रहे हो और पानी के ऊपर प्लेट रख दो, अब पानी उबल रहा है, पानी गर्म है, लेकिन आपने जो ऊपर प्लेट रखी है वो कंपैरेटिवली कम गर्म है पानी से, तो पानी के वेपर्स उठते हैं, जैसे ही वो उस प्लेट को छूते हैं दे कंडेंस टू फॉर्म लिक्विड। और अगर आप उसको उतारोगे तो आपको लिखेगा प्लेट सारी गीली गीली है। तो इसका मतलब क्या है कि वेपर्स यहाँ पे उठे, जब गर्म किया पूरे जार में फैल गए, फैलते फैलते कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे आके दोबारा टकराएंगे भी। जब दोबारा टकराएंगे तो पार्टिकल्स क्या है, वेपर्स गर्म है, पानी क्या है, लिक्विड कंपैरेटिवली ठंडा है, टकराएंगे वहां पे क्या हो जाएगी, कंडेंसेशन, वहां पे क्या हो जाएगी, कंडेंसेशन।
तो अगर या फिर कंडेंसेशन, अब अगर कंडेंसेशन हो गई मतलब अगेन लिक्विड वाटर फॉर्म, मतलब आपके पास वेपर्स अगेन स्टार्ट कन्वर्टिंग टू लिक्विड। अब ऐसा एक बार तो होगा नहीं, ऐसा बार बार होता रहेगा। तो इन द एंड there will be a condition that the rate of evaporation will become equal to rate of condensation। एक टाइम ऐसा आएगा कि लगातार वेपर्स उठ रहे होंगे, लगातार वेपर्स कंडेंस हो रहे होंगे, तो आपके पास जितनी स्पीड से चीजें इवेपोरेट होंगी उतनी ही स्पीड से वापस कंडेंस भी हो जाएंगी। जितनी स्पीड से वेपर्स क्या होंगे, आपके पास लिक्विड से गैस बनेंगे, उतनी ही स्पीड से यहाँ टकराने के बाद वापस लिक्विड से वेपर बन जाएंगे। तो ये जो स्टेट होगी आपकी कौन सी, कि जब आपके पास रेट ऑफ इवेपोरेशन बन जाएगा इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब द स्टेट एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन become equal to rate of backward reaction is called equilibrium। कि जब आपके पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक साथ हो रहे हो तो वो क्या होता है, आपके पास इक्विलिब्रियम बोलते हैं उस स्टेट को। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि वाटर जो लिक्विड फेज में था वो पहले कन्वर्ट हुआ वाटर इन गैस फेज में बाय हेल्प ऑफ इवेपोरेशन या बॉइलिंग या वेपराइजेशन, और वो वापस कन्वर्ट हो गया लिक्विड में विद द हेल्प ऑफ कंडेंसेशन। तो ये आपके पास एक एक्सपेरिमेंट है, एक तरीका है कि किस तरीके से आप इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन कर सकते हो कि वो कैसे इस चीज में एग्जिस्ट करता है। अब इस पॉइंट पे एक पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट at equilibrium, both the reactant and product, in this case particularly water and vapors, exist together। अब इस इक्विलिब्रियम स्टेट पे वेपर्स भी होंगे और वहां पे लिक्विड भी होगा। तो इस पर्टिकुलर स्टेट को हम लोग बोल देते हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर। क्या है ये, इक्विलिब्रियम मिक्सचर। मतलब वो मिक्सचर जहां पे आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की क्वांटिटी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम मिक्सचर हम उसको बोल देते हैं। कि जिस पे आपके पास इक्विलिब्रियम तो आ गया, उस इक्विलिब्रियम के आपके पास दोनों चीजें हैं, रिएक्टेंट्स भी और प्रोडक्ट्स भी है। अब देखो इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम तो आ चुका है, पर आप ये बात बड़े अच्छे से जानते हो कि इस इक्विलिब्रियम पे लगातार वेपर्स बनते जा रहे हैं, लगातार कंडेंस हो रहे हैं, लेकिन उनका रेट क्या है, सेम, उनकी स्पीड क्या है, सेम। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूं that at equilibrium we will not be able to observe any change in concentration। कि जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो आपके पास वेपर्स बनने की स्पीड और वापस लिक्विड बनने की स्पीड क्या हो जाएगी, सेम। तो आप ये जज कर सकते ही नहीं हो कि कितनी क्वांटिटी आपके पास बन रही है, कितनी क्वांटिटी आपके पास कंडेंस हो रही है। तो इस स्टेट को, तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको, डायनामिक
इक्विलिब्रियम, कि जब आपके पास रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड, मतलब इस केस में इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों क्या है, सेम स्पीड पे चल रही है, और आपके पास लगातार कंसेंट्रेशन के जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, लेकिन आप उसको देख के कंसेंट्रेशन का चेंज नहीं बता सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो अगर मैं इसको प्रॉपर डेफिनेशन में बोलूं तो व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड is equal and no change in concentration is observed, though reaction occurs continuously, कि वो स्टेज जब आप रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्ट है, लेकिन आपके पास कोई चेंज इन कंसंट्रेशन ऑब्जर्व नहीं हो रहा, जबकि आपके पास रिएक्शन लगातार हो रही है, तब उस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो आप इस सबको अभी नोट कर सकते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन द इक्विलिब्रियम, हमने इक्विलिब्रियम कंडीशंस को आर डिवाइडेड इन 3 ग्रुप्स। हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला कि आपके पास प्रोडक्ट्स आर formed in large quantity and negligible amount of reactant remains, कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारा बन गया है और आपके पास बस ना के बराबर क्या बचा है, रिएक्टेंट बचा है। उस पॉइंट पे आपको इक्विलिब्रियम अचीव हुआ। फॉर एग्जांपल आप सोचो कि अगर मैं बोल दूं कि A प्लस बी फॉर्म्स C है, ये आपके छोड़ो कि A फॉर्म्स B। अब इसका आपके पास क्या थे, इसके आपके पास थे मानो 20 ml और लगातार रिएक्शन चलती जा रही है, ये टाइम 0 पे है। जब कुछ टाइम t सेकंड बीत गया तब ये आपके पास बच गया 1 ml, ये आपके पास बच गया 19 ml बन गया। बस इस पॉइंट पे आपके पास बैकवर्ड और फॉरवर्ड का रेट क्या हो गया है, सेम। एट टाइम t रेट ऑफ बैकवर्ड बिकम्स इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉरवर्ड, मतलब ड्राइविंग फोर्स बराबर हो गई है बैकवर्ड या फिर अपोजिंग फोर्स के। कहां पे, टाइम t बीतने के बाद, जब आपके पास प्रोडक्ट बहुत सारा बन चुका है और बस नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ आपके पास क्या बचा है, रिएक्टेंट बचा है। वो स्टेट आपके पास कौन सी होती है कि आपके पास ये कंडीशन है जब आपके इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। एक आपके पास बिल्कुल इससे उल्टी स्टेट है। अब वही बात है ना कि बहुत तरीके इक्विलिब्रियम पहुंचने के लिए, उनमें से एक क्या है, रिएक्टेंट्स बहुत कम बचा है, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बचे हैं। एक उसका उल्टा कि रिएक्टेंट्स आर इन लार्ज क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर स्मॉल, कि रिएक्टेंट्स क्या बनी है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में और आपके पास प्रोडक्ट्स क्या है बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी में। तो यहां पे एग्जांपल ले लो, A से B ही जा रहे हो, ये स्टार्ट में था 20 ml, ये था 0 ml, जरूरी होगा ना स्टार्ट 10 to 0 पे। जब टाइम कुछ t बीत गया, सेम टाइम t बीतने के बाद
ये रह गया है 18 ml, ये बन गया है 2 ml। तो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ है, यहाँ पे आपके पास जब रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड हुआ तब ये कंसेंट्रेशंस थी मेरे पास। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास रिएक्टेंट बहुत ज्यादा पड़ा है, प्रोडक्ट बहुत कम पड़ा है, मतलब बी को सिर्फ 2 ml ही चाहिए था उल्टा करने के लिए, मतलब इतनी फोर्स बी लगा देता है ए के ऊपर कि वापस ये 2 से यहाँ वापस रिएक्शन करना शुरू कर दे। बी को ए बनने के लिए बहुत कम क्वांटिटी चाहिए, तो उस केस में आपका क्या होगा, सेकंड केस बनेगा। थर्ड केस तो आप वाकिफ ही हो कि जब आपके पास concentration of products are comparable or equal to concentration of reactants, जो आपके दिमाग में हमेशा से चलता आ रहा था स्टार्टिंग से कि जब आपके पास जब आपके पास कंसेंट्रेशन क्वांटिटी बराबर होगी उस वक्त इक्विलिब्रियम अचीव होगा। तो थर्ड केस आपके पास ये बनता है कि रेट ऑफ कंसेंट्रेशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्ट। तो उस केस में आपके पास 3 चीजें हैं, 2 आपके पास केस थे, तीसरा केस क्या है कि जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन आपके पास क्या होगी, सेम क्वांटिटी में होगी।